तो है ये, एक आध दो क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको पेपर में, ठीक है। तो अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना इसको, और मेंस के लिए तो इम्पोर्टेंट है ही। तो ये प्रेम्बल वही भारत का संविधान उद्देशिका, तो याद रखना उद्देशिका संविधान का पार्ट है। मोस्टली इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और इसका हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभु संपन्न समाजवादी पंथनिरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उसके समस्त नागरिकों को सामाजिक आर्थिक और राजनीतिक न्याय, विचार अभिव्यक्ति विश्वास धर्म और उपासना की स्वतंत्रता, प्रतिष्ठा और अवसर की समता प्राप्त कराने के लिए तथा उन सब में व्यक्ति की गरिमा, राष्ट्रीय एकता और अखंडता सुनिश्चित करने वाली बंधुता बढ़ाने के लिए दृढ़ संकल्प होकर अपनी संविधान सभा में आज तारीख 26 नवंबर 1949 ईस्वी को इसके द्वारा से संविधान को अंगीकृत, अधिनियमित और आत्मकृत करते हैं। याद रखना कि एक ही बार ही इसमें अमेंडमेंट हुआ है। अब देखो इसका 10 चैप्टर है, ठीक है। तो ये देखो, ये थोड़ा मेंस वेंस के लिए इम्पोर्टेंट रहता है, ठीक है। और ये भी मेंस के लिए इम्पोर्टेंट है। कोई एक आध क्वेश्चन पीटी के लिए बन जाए तो बन जाए। ज़्यादातर तो देखो मोस्टली ये जो एनसीईआरटी मेंस के लिए है, ये थोड़ा पीटी के लिए, पीटी में थोड़ा बहुत क्वेश्चन पूछे जाते हैं। मेंस के लिए भी है ये दोनों चैप्टर, ये थोड़ा पीटी प्लस मेंस दोनों को है। ग्रामीण विकास ये पूरा मेंस है ही। रोजगार संवर्धन ये भी मेंस का ही है। मोस्टली जो है ये थोड़ा, ये वाला थोड़ा पीटी का बन जाएगा। यहाँ से एक आध क्वेश्चन पीटी का कम है, परंतु याद रखना कि मेंस के लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है एनसीईआरटी। नागरिकों के मूल कर्तव्य क्वेश्चन पूछे हुए यूपीएससी में बहुत टाइम हो गया। मेरा मानना है कि पूछा जा सकता। भारत का संविधान भाग 4A में दिया है। याद रखना नागरिकों के मूल कर्तव्य हैं, 11 मूल कर्तव्य हैं अनुच्छेद 51A के तहत। मूल कर्तव्य क्या होते हैं? भारतीय प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा कि वह संविधान का पालन करे, उसके आदर्श संस्थाओं, राष्ट्र ध्वज और राष्ट्रगान का आदर करे, स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन को प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजोए रखे और उनका पालन करे, भारत की संप्रभुता, एकता और अखंडता की रक्षा करे, उसे अक्षुण्ण बनाए रखे, देश की रक्षा करे, आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करे, भारत के सभी लोगों में समरसता और समान भातृत्व की भावना का निर्माण करे, जो धर्म, भाषा और प्रदेश या वर्ग पर आधारित सभी भेदभाव से परे हो, ऐसी प्रथाओं को त्याग करे जो महिलाओं के सम्मान के विरुद्ध हो, हमारे सामाजिक सांस्कृतिक गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका परिरक्षण करे, प्राकृतिक पर्यावरण की जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन्य जीव है रक्षा करे, उसका संवर्धन करे तथा प्राणी मात्र के प्रति दयाभाव रखे। ये वाला थोड़ा सिमिलर टाइप से डीपीएसपी में भी है, थोड़ा इसको और उसको थोड़ा ध्यान से पढ़ना चाहिए। वैज्ञानिक दृष्टिकोण मानववाद, ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करे, सार्वजनिक संपत्ति को सुरक्षित रखे और हिंसा से दूर रहे, व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कर्ष की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करे, जिससे राष्ट्र निरंतर बढ़ते हुए प्रयत्न और उपलब्धि की नई ऊंचाई को छू सके। और यदि माता पिता या संरक्षक है 6 वर्ष से 14 वर्ष की आयु अपने यथास्थिति बालक के प्रतिपाल्य की शिक्षा के अवसर प्रदान करें। ठीक, अब देखो इसने थोड़ा परिभाषित शब्दावली पहले दे दिया है इन्होंने, थोड़ा बहुत पता होना चाहिए। परंतु जैसे अनौपचारिक या असंगठित क्षेत्र क्या होता है, तो ये जैसे सोशोलॉजी ऑप्शन वालों के लिए इंपॉर्टेंट है, ऐसे याद होना चाहिए। असंगठित क्षेत्र के उद्यम निजी क्षेत्र के वैसे उद्यम जिनमें मजदूरी पाने वाले श्रमिकों की संख्या सामान्यतः 10 से अधिक नहीं होती है, ठीक है। अदृश्य मदे क्या होता है? इनविजिबल, तो ये थोड़ा इंपॉर्टेंट टर्म है। भुगतान संतुलन के चालू खाते की मदें जिनमें दिखाई देने वाली दृश्य वस्तुएं नहीं होती है। अदृश्य मदें मुख्यतः वे सेवाएं होती हैं, ये क्वेश्चन पूछा है, ये टर्मोलॉजी थोड़ा पता होना चाहिए। वे सेवाएं होती है जैसे पर्यटन हो गया, जहाज रानी और वायु परिवहन, बीमा और बैंकिंग आदि वित्तीय सेवाएं। याद रखना है जो सर्विस सेक्टर में आती है ना, वो चीज़ें अदृश्य मदें होती हैं। इन्हीं में हम विदेशों से उपहारों के आदान प्रदान, धन का निजी खाते पर अंतरण, सरकारी अनुदान और ब्याज, लाभ तथा लाभांश आदि को भी सम्मिलित करते हैं। ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, इसको हाईलाइट कर लेना। अनारक्षण क्या होता है? किसी व्यक्ति या उद्योग की ही समूह को उन वस्तुओं के उत्पादन करने की छूट देना जिन्हें पहले कोई विशेष व्यक्ति या उद्यमी बना सकते थे। भारत में यह मुख्यतः बड़े उद्योगों द्वारा उन वस्तुओं के उत्पादन की अनुमति से जुड़ा है जिनका उत्पादन पहले केवल लघु उद्योग ही कर सकते थे। तो डी रिजर्वेशन हो गया, मतलब पहले कोई एक स्पेसिफिक लोग ही कर रहे थे, अब सबके लिए खोल दिया गया, ठीक है। अवमूल्यन, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। विनिमय दर में गिरावट जिसके कारण विदेशी मुद्राओं की इकाइयों के रूप में आंतरिक मुद्रा की कीमत कम हो जाती है। जैसे अवमूल्यन कम किया जाता है जब निर्यात को बढ़ावा देना होता है, ठीक है। ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होती है? अवसर लागत क्या होती है? यह किसी कार्य या मूल्यमान के संदर्भ में परिभाषित की जाती है और अस्वीकार किए गए विकल्प के मूल्य के समान ही होती है। आकस्मिक दिहाड़ी मजदूर अन्य लोगों के खेतों या उपक्रमों में दैनिक दिहाड़ी के लिए काम करने वाला व्यक्ति हो गया। आंतरिक अर्थव्यवस्था का एकीकरण,
सरकारी नीतियों द्वारा अन्य देशों के साथ स्वतंत्र व्यापार और निवेश में वृद्धि, जिससे कि आंतरिक अर्थव्यवस्था अन्य अर्थव्यवस्थाओं के साथ कुशलता एवं पारस्परिक निर्भरता सहित जुड़ सके। आयात प्रतिस्थापन क्या होता है, ये भी इस टाइप का टर्मोलॉजी यूपीएससी ने पीवाईक्यू में यूज किया है। सरकार की आर्थिक विकास की ऐसी नीति जिसमें आयात की जा रही वस्तुओं को स्थान देश की स्वनिर्मित वस्तु ले लेती है। इस नीति में आयात नियंत्रण, आयात शुल्क तथा अन्य नियंत्रणों को अपनाया जाता है। इस नीति के ध्येय की प्राप्ति के लिए आंतरिक उद्योगों को आत्मनिर्भरता की प्राप्ति तथा रोजगार संवर्धन के लिए प्रोत्साहित किया जाता है। आयात शुल्क क्या होता है, टैरिफ। आयात पर वह कर जो प्रति इकाई या मूल्य अनुसार निर्धारित हो। आयात शुल्क बाधाएं क्या होता है, टैरिफ बैरियर्स क्या होता है, सरकार द्वारा आयात पर लगाए गए कर। और अब की बार है ना, इस टाइप की टर्मिनोलॉजी थोड़ा याद रखना, क्योंकि यूएसए से अभी जो गए थे मोदी, तो उसमें इन्हीं सभी की बातें हुई है कि भारत टैरिफ ज़्यादा लगाता है। ये रेसिप्रोकल टैक्स क्या होता है भैया? रेसिप्रोकल टैक्स यही होता है कि अमेरिका ने बोला कि तुम हमारी चीज़ों पे टैक्स लगा दो तो हम भी तुम्हारी चीज़ों पे टैक्स लगाएंगे, बस वही है, मतलब क्रिया प्रतिक्रिया है वो, बस तो वो है। आयात लाइसेंस, किसी देश में वस्तु के आयात की सरकार से मिलने वाली अनुमति। आसियान कंट्री, ठीक है। अब जैसे यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था इसके बारे में। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक संगठन है। इसके सदस्य थाईलैंड, इंडोनेशिया, मलेशिया, सिंगापुर, फिलीपींस, ब्रूनी, दारुसलाम, कंबोडिया, लाओस, म्यांमार, वियतनाम। उत्पादकता, प्रोडक्टिविटी क्या होती है, श्रम या पूंजी की दक्षता में वृद्धि से उनकी उत्पादकता में वृद्धि होती है। यह शब्द प्राय श्रम की आगत की उत्पादकता के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है। उपनिवेशवाद, तो ये तो जब वर्ल्ड हिस्ट्री पढ़ोगे तो इसको अच्छे से आपको पता होगा। युद्ध में विषय अन्य विधियों का प्रयोग कर किसी दूसरे देश को अपने अधीन बनाना, जैसे भारत को बना के रखा था। इस प्रकार अपने देश की सीमा से बाहर भी अन्य राष्ट्रों के राजनीतिक आर्थिक जीवन पर नियंत्रण कर लिया जाता है। उपनिवेशवाद की सबसे बड़ी विशेषता अधीनस्थ देशों का शोषण रही है। उपभोग समुच्चय, किसी परिवार द्वारा उपयुक्त वस्तुओं सेवाओं का समूह जिसका प्रयोग जनता के उपभोग के स्वरूप का अनुमान लगाने के लिए किया जाता है। सांख्यिकी संस्थान इसका निर्धारण करती है। भारत में राष्ट्रीय प्रतिदेश सर्वेक्षण संगठन उपभोग समुच्चय में 19 वस्तुओं को सम्मिलित करते हैं। वे अनाज, दालें और दूध से बनी चीज़ें होगी, खाद्य तेल हो गया, सब्जी और वस्त्र आदि होते हैं। उद्यम क्या होता है, मतलब इंटरप्राइज जो होती है, किसी व्यक्ति या समूह के स्वामित्व वाला उपक्रम जो मुख्यतः बिक्री के ध्येय से वस्तुओं सेवा का उत्पादन और वितरण आदि करता है। ऊर्जा दक्षता ब्यूरो, इसका भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। यह एक सरकारी संस्था है जिसका उद्देश्य ऐसी नीतियों और रणनीतियों का विकास करना है जिसमें स्वयं नियमन तथा बाजार सिद्धांतों पर बल होता है। यह अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में ऊर्जा संरक्षण को बढ़ावा देता है और विद्युत के अपव्यय को रोकने के उपाय करता है। एकाधिकार तथा प्रतिबंधकारी व्यापार अधिनियम, इस अधिनियम को व्यापारियों की एकाधिकारी तथा अन्य जनहित बाधक व्यवहारिक प्रविष्टियों का नियमन करने के लिए लागू किया जाता है। औपचारिक या संगठित क्षेत्र क्या है, प्रतिष्ठान कौन होंगे, सभी सार्वजनिक तथा निजी प्रतिष्ठान जिसमें 10 या अधिक व्यक्ति मजदूरी पर काम कर रहे हैं। शायद ये लिमिट चेंज हो चुकी है, अब शायद 10 से 20 हो चुकी है, जो भी है। अंश, हिस्से या इक्विटी, अब ये तो शेयर मार्केट का ये सारी चीज़ें थे। किसी कंपनी की चुकता पूंजी के समान मूल्यधारी अंश, इनके धारक ही कंपनी के वास्तविक स्वामी माने जाते हैं। इन्हें कंपनी में मताधिकार प्राप्त होता है और ये लाभांश पाने के भी अधिकारी होते हैं। कास्केडिंग इफेक्ट, ये पहले यूपीएससी क्वेश्चन पूछा है। कर प्रतिकर क्या होता है, करों के कारण वस्तु की कीमतों में अनुपात से अधिक वृद्धि, जैसे पहले वेट लगता था उसका बहुत ज़्यादा मूल्य हो जाता था, इसीलिए जीएसटी आया है, ठीक है। ये प्राय अनेक चरणों में लगने वाले करों का परिणाम होता है। उदाहरणतः उत्पादन शुल्क की राशि को वस्तु की उत्पादन लागत में जोड़कर उस पर विक्रय कर लगाना, इस प्रकार उत्पादन शुल्क पर भी विक्रय कर लग जाता था। कृषि का व्यवसायीकरण, इसके जस्ट ऊपर वाला क्या था सर, कास्केडिंग के ऊपर ये था इक्विटीज, अंश हिस्से इक्विटी। कृषि का व्यवसायीकरण जब से अंग्रेज आए थे तो उसी टाइम से हो गया था कि मतलब एग्रीकल्चर इस उद्देश्य से होने लगे कि जब उसका आप बाजार में बेचने के लिए करने लग जाओ। सब उपभोग या पारिवारिक उपभोग नहीं, बल्कि मुख्यतः बाजार में बिक्री के व्यवसायीकरण ने कुछ अलग ही रूप धारण कर लिया था। अंग्रेजों ने खाद्य फसलों के स्थान पर नकदी फसलों की खेती को बढ़ावा देने के लिए उनको उच्च कीमत देनी प्रारंभ कर दी। इन्हीं नकदी फसलें अपने देश के उद्योगों के लिए कच्चे माल के रूप में चाहिए थी। गैर नवीकरणीय संसाधन, वे प्राकृतिक संसाधन जिनका नवीकरण संभव नहीं है, उनका स्टॉक वृद्ध होता है, हुआ भी सीमित है। उदाहरण जीवाश्म ऊर्जा संसाधन जैसे तेल और कोयला, लोहा, शीशा, एल्यूमिनियम, यूरेनियम, खनिज आदि। गैर शुल्क बाधाएं क्या होती है, नॉन टैरिफ बैरियर, सरकार द्वारा आयात शुल्क से अलग लगाए गए आयात प्रतिबंध, इनमें आयात के परिणाम और गुणवत्ता के प्रतिबंध भी सम्मिलित होते हैं।
घाटे की वित्त व्यवस्था क्या होती है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सरकार के व्यय का राजस्व से अधिक होना, जनांकीय संक्रमण, डेमोग्राफिक ट्रांजिशन, जब मान लो अचानक बढ़ना या कम होता है। जनांकीय वित्त फ्रैंक नोस्टिस्टिन द्वारा 1945 में विकसित अवधारणा है। यह आर्थिक विकास से जुड़ी बेहतर जीवन दशाओं के परिणाम स्वरूप जन्म और मृत्यु दर में गिरावट की विशेष प्रवृत्तियों की व्याख्या करने वाली अवधारणा है। नोस्टिस्टिन ने जनांकीय संक्रमण की 3 अवस्थाओं का प्रतिपादन किया था: पूर्व औद्योगिक, विकासशील तथा आधुनिक समाज। बाद में औद्योगिक के उपरांत की अवस्था भी इसमें सम्मिलित कर ली गई। जन्म के समय जीवन प्रत्याशा, जन्म के समय विद्यमान आयु विशेष मृत्यु दर के पैटर्न के जीवन भर स्थिर रहने, उस नवजात शिशु के जीवित रहने की प्रत्याशा वर्षों में। देखो आपका G8 इम्पोर्टेंट रहेगा। पहले देखो यहाँ अभी G7 बन गया है, इसमें रशिया को जोड़ दिया गया था, तो G8 बन गया था, फिर इसको रशिया को हटा दिया गया, फिर वापस से G7 बना है। अभी पे ट्रंप ने बोला है कि रशिया को वापस इंक्लूड करेंगे इसमें, तो आपकी बार इम्पोर्टेंट रहेगा, ये चीज़ याद रखना। तो ट्रंप का रशिया को साथ में लेके प्लान है उसका। 8 देशों का गुट है, इसमें कनाडा है, फ्रांस है, जर्मनी है, इटली है, जापान, ब्रिटेन, उत्तरी आयरलैंड, संयुक्त राष्ट्र अमेरिका और रूसी महासंघ सम्मिलित है। याद रखना अभी रूस नहीं है, पर ट्रंप ने बोला है कि हम रूस को वापस इसमें इंक्लूड करेंगे। यहाँ राजाध्यक्षों और अंतर्राष्ट्रीय अधिकारियों को वार्षिक आर्थिक राजनीतिक शिखर सम्मेलन होता है। यहाँ अनेक बैठकें तथा नीतिगत अनुसंधान होते रहते हैं। गुट की अध्यक्षता की अवधि 1 वर्ष है, जो बारी बारी से सदस्यों को प्रदान की जाती है। वर्ष 2006 का अध्यक्ष रूस था। तो याद रखना। अब देखो, अब मुझे बताओ कैसे एनसीईआरटी से क्वेश्चन नहीं आते। फिर मैं बार बार बता रहा हूँ, कोई क्वेश्चन ज़्यादा करंट अफेयर के पीछे भागोगे तो ये बेसिक। अब देखो, ये देखो 2020 का पीटी का क्वेश्चन, जिसमें G20 सदस्य पूछ लिया था, और G20 सदस्य यहाँ पे दिया हुआ है। तो वही बात है कि क्या पढ़ रहे हो, डिपेंड ये करता है। अब देखो यहाँ 2020 का क्वेश्चन, इसीलिए बता रहा हूँ, ये थोड़ा अच्छे से कर लेना, एक क्वेश्चन बनेगा एनसीईआरटी में जो दिया है। विश्व आर्थिक स्थायित्व और धारणीय विकास को बढ़ावा देने के लिए देशों का एक समूह है। इसमें 11th। अब देखो इसमें दिया है, ये क्वेश्चन 2020 में पूछा था यूपीएससी ने। इसमें 19 देशों के वित्त मंत्री तथा केंद्रीय बैंक गवर्नर सम्मिलित है। अर्जेंटीना, ऑस्ट्रेलिया, ब्राजील। देखो, अब देखो यही देशों का नाम दिया, यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। ब्राजील, कनाडा, चीन, फ्रांस, जर्मनी, भारत, इंडोनेशिया, इटली, जापान, कोरिया रिपब्लिक है, मैक्सिको है, रूस है, सऊदी अरब है, दक्षिण अफ्रीका है, तुर्की है, ग्रेट ब्रिटेन है, संयुक्त राज्य अमेरिका है। यूरोपीय संघ भी G20 का सदस्य है, जो कि यूरोपीय संघ के अध्यक्ष और केंद्रीय बैंक के अध्यक्ष का प्रतिनिधित्व करता है। तो देखो डायरेक्ट क्वेश्चन है। नई आर्थिक नीति, भारत में वर्ष 1991 से अपनाई जा रही नीतियों के नाम। निर्यात आयात नीति या व्यापार नीति, सरकार की वे आर्थिक नीतियाँ जो आयात और निर्यात व्यापार को प्रभावित करती है। निजी क्षेत्र के प्रतिष्ठान कौन होते हैं? निजी व्यक्तियों समूह के स्वामित्व नियंत्रण वाले प्रतिष्ठान। नौकरणी संसाधन, वे संसाधन जो विवेकपूर्वक प्रयुक्त होने पर प्राकृतिक प्रक्रियाओं के माध्यम से नवीनीकृत होते रहते हैं। जल, वन, पशुधन, मत्स्य आदि ऐसे संसाधन हैं कि यदि इनका अत्यधिक विदोहन नहीं हो तो निरंतर बने रह सकते हैं। निर्यात शुल्क, किसी देश से वस्तुओं के निर्यात पर लगाया गया कर। निर्यात संवर्धन क्या होता है? राजकीय और व्यापारिक समर्थन सहित वे सभी नीतियाँ जिन्हें सरकार उच्च आर्थिक समृद्धि प्राप्त करने और अधिक विदेशी मुद्रा कमाने के ध्येय से अपनाती है। इन नीतियों से निर्यात बाधा को दूर किया जाता है। नियोजक, रोजगारदाता, एम्प्लॉयर्स, वे सभी नियोजक जो अपने काम स्वयं या कुछ भागीदारों की सहायता से चलाते हैं और प्राय श्रमिकों को उस उद्यम के संचालन के लिए काम पर रखते हैं। नियमित वेतन या मजदूरी पाने वाले श्रमिक, अन्य लोगों के खेतों, फर्मों में काम करने वाले वे श्रमिक कर्मचारी जिन्हें नियमित रूप से वेतन या मजदूरी दिहाड़ी या समय समय पर नवीनीकृत अनुबंध अनुसार नियत भुगतान के रूप में मिलती है। इनमें सभी पूर्ण और अंशकालिक तथा प्रशिक्षण मतलब जो ट्रेनिंग में होते हैं कर्मचारी भी सम्मिलित होते हैं। परिमाणात्मक प्रतिबंध, आंतरिक उद्योगों के संरक्षण और भुगतान शेष के घाटों को कम करने के लिए देश में आयात होने वाली वस्तुओं की मात्रा नियत करना। परिवार, हाउस होल्ड क्या होता है? सामान्यतः एक साथ रहने वाले और एक रसोई में भोजन करने वाले व्यक्तियों का समूह होता है। सामान्यतः का अर्थ है कि उनके मेहमान परिवार का नहीं होंगे। इसी प्रकार इनमें से कोई अस्थायी रूप से बाहर गया हो तो उस परिवार की सदस्यता समाप्त नहीं होगी। पारिवारिक श्रम या श्रमिक परिवार के खेत, उद्योग या उद्यम आदि में नकद या वस्तु स्वरूप मजदूरी पाने की इच्छा के बिना काम करने वाला व्यक्ति। पेंशन, सेवानिवृत्ति श्रमिक को मिलने वाली मासिक निर्वाह राशि। प्रतिष्ठान क्या होता है? ऐसे उद्यम जिनमें वर्ष की अधिकांश अवधि में परिश्रमिक पाने वाला श्रमिक अवश्य कार्य करता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, कितनी बार यूपीएससी ने कम से कम
2011-2024 तक देखोगे तो 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है इसके बारे में। अरे दिया है, और मैं फिर 12 बता रहा हूँ आप जो दिए क्वेश्चन ओनली इसकी डेफिनेशन के आधार पर कर सकते हो। अब देखो क्या, किसी देश की आंतरिक संरचनाओं, संयंत्रों और संस्थाओं में विदेशी परिसंपत्तियों का निवेश, इसमें शेयर बाजार में लगी विदेशी पूंजी शामिल नहीं होती। यही तो चीज़ इंपॉर्टेंट है, वो एफपीआई होता है। प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। रुको एक मिनट, एफडीआई, एफआईआई और एफपीआई, ये तीनों में थोड़ा कंफ्यूजन रहता है। हेलो, ठीक है ठीक है। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को शेयर बाजार के माध्यम से स्वदेशी कंपनियों में निवेश से बेहतर माना जाता है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया यूपीएससी ने। प्राय यह धारणा रहती है कि शेयर बाजार में लगा धन तो अस्थिर है, जो अल्पकालिक सट्टेबाजी के लिए आया है और कभी भी समाप्त हो सकता है। इसके विपरीत प्रत्यक्ष निवेश चाहे अच्छा हो या बुरा, दोनों ही परिस्थितियों में देश को काम आता रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने 5 से 6 बार क्वेश्चन पूछा, इसीलिए ये एनसीईआरटी इंपॉर्टेंट। अब देखो इसी के सोचो, इसी इंडेक्स से कितने यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछे हैं। प्रति व्यक्ति आय क्या होता है? किसी अवधि विशेष में राष्ट्रीय आय और राष्ट्रीय जनसंख्या का अनुपात। प्रवेश अवरोध क्या है? बैरियर्स ऑफ एंट्री, वे कारक जो किसी उद्योग में प्रवेश को इच्छुक फर्मों को आगमन कठिन बना देते हैं। ये अवरोध उस उद्योग में लगी पुरानी फर्मों को प्रभावित नहीं करते, केवल नई फर्मों पर ही लागू होते हैं। प्रसव या मातृ मृत्यु दर क्या होता है? यह प्रसव काल में माताओं की मृत्यु और सजीव जन्मों का अनुपात है। कई बार सजीव जन्मों के साथ गर्भपात का भी योग बन जाता है। अनुपात की गणना 1 वर्ष की अवधि के लिए की जाती है। बजट घाटा क्या होता है? सरकार की आय और कर राजस्व द्वारा उसके व्यय का पूरा न हो पाना। बहुपक्षीय व्यापार संधियाँ क्या है? किसी देश द्वारा 2 या अधिक देशों के बीच वस्तुओं और सेवाओं के आदान प्रदान संबंधी व्यापार समझौते। बेहतर अनुपालन, सामान्य रूप से कर भुगतान आदि के संदर्भ में प्रयुक्त सरकारी अनुदेशों का पालन। अब देखो ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा ब्रटलैंड कमीशन का। संयुक्त राष्ट्र द्वारा 1983 में विश्व की पर्यावरण समस्याओं के अध्ययन के लिए नियुक्त आयोग, उसने एक रिपोर्ट तैयार की थी जिसमें धारणीय विकास की परिभाषा के बड़े व्यापक रूप से उदाहरण दिए गए थे। यही यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा था। बेरोजगारी, वे सभी व्यक्ति जो काम के अभाव के कारण बेकार बैठे हैं, पर रोजगार कार्यालयों, मध्यस्थों, मित्रों, संबंधियों के माध्यम से अथवा संभावित रोजगार दाताओं को आवेदन देकर रोजगार के लिए अपनी उपलब्धता सूचित कर रहे हो। इन्हें कार्य की वर्तमान दशाओं और प्रचलित पारिश्रमिक दरों पर काम करने के लिए तत्पर होना चाहिए। भुगतान संतुलन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। यूपीएससी ने कम से कम 5-6 क्वेश्चन पूछे यार, मैं पहले बता रहा हूँ, ये मिलेगा आपको 12th क्लास के, उसमें एक चैप्टर है बहुत इंपॉर्टेंट, वहाँ से क्वेश्चन पूछता ही है। तो ये चीज़ याद रखना, ये अच्छे से पढ़ना। बैलेंस ऑफ पेमेंट क्वेश्चन बनता है इससे। किसी देश के वर्ष भर की अवधि में शेष से चालू और पूंजीगत खातों पर हुए समस्त लेन देन की सांख्यिकी सार है। इस खाते में अवधि भर के सभी दायित्वों और परिसंपत्तियों का ब्यौरा होता है, इसलिए सदैव संतुलन में रहता है। भूमि या राजस्व बंदोबस्त, अब देखो ये भी यूपीएससी ने आपकी बार भी क्वेश्चन पूछा था पीटी में। ठीक है, पहले भी बहुत बार क्वेश्चन बन चुका है इससे। देश के विभिन्न भागों में अंग्रेजी शासन की स्थापना के बाद प्रशासन का गठन करने के लिए एक सर्वेक्षण किया गया। सरकार के हित की दृष्टि से प्रत्येक भूखंड में उगाए जाने वाले राजस्व का निर्धारण करने का निर्णय लिया गया। यह भूखंड चाहे किसी किसान के अधिकार में हो, महल अथवा राजस्व ग्राम हो, या फिर किसी जमींदार के अधिकार में रहा हो। ठीक है, यह अधिकार चाहे स्वामित्व अधिकार रहा हो या फिर कषण अधिकार ही हो, इसी अधिकार के आधार पर राजस्व निर्धारण को भू राजस्व व्यवस्था को बंदोबस्त कहा गया। भारत में 3 प्रकार की राजस्व व्यवस्थाएं लागू की गई थी। स्थायी बंदोबस्त या जमींदारी व्यवस्था। अब देखो ना, अब देखो जैसे बहुत सारे लोग बोलते हैं कि यार ये तो हिस्ट्री के एनसीईआरटी में दिया ही नहीं है, तो हिस्ट्री का सोचा दिया है इकोनॉमी में। इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि जब तक आप इंटीग्रेट होकर नहीं पढ़ोगे तब तक क्वेश्चन नहीं बना पाओगे। अब की बार भी क्वेश्चन आया था इसी। निखिल कैसे लापरवाही कर रहे हो आजकल तुम? कहाँ रहते हो तुम? लाइट नहीं आ रहा, 5 दिन से लाइट ही नहीं आ रहा ना। लाइट नहीं आ रहा, योगी को बोलो, योगी के राज में लाइट नहीं आएगा तो किसके राज में लाइट आएगा? नहीं, इधर थोड़ा सा दिक्कत हो गया।
चलो कुछ अच्छा। जुगाड़ करो, ऐसे काम कैसे चलेगा फिर। नहीं, कल आ जाएगा बोल रहे हैं। ठीक है। किसानों के साथ व्यक्तिगत आधार पर राजस्व निर्धारण रेतवाड़ी व्यवस्था है। ठीक है, पूरी राजस्व ग्राम से राजस्व व्यवस्था महलवाड़ी व्यवस्था है। अब मैं फिर बता रहा हूँ, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यूपीएससी कम से 5-6 बार क्वेश्चन पूछा ये भी। भविष्य निधि, कर्मचारियों के हितार्थ संचालित कोष, इसमें कर्मचारी और रोजगारदाता दोनों ही अंशदान जमा करते हैं। इसका संचालन सरकार करती है तथा इसकी संचित राशि सेवानिवृत्ति के समय कर्मचारी को दे दी जाती है। मृत्यु दर, यह शब्द मृत्यु पर आधारित है। इस वर्ष भर में प्रति 1000 जनसंख्या में हुई मृत्यु की संख्या द्वारा अभिव्यक्त किया जाता है। यह मृत्यु सामान्य या रोग आदि के कारण दोनों ही प्रकार की गणना में सम्मिलित किया जाता है। यह रुग्णता दर से भिन्न है। रुग्णता दर तो बीमारी के कारण काम न कर पाना दर्शाती है। मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन, सामान्य कीमत स्तर में निरंतर वृद्धि, ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा। योजना आयोग का भी पूछा था, जब योजना आयोग का हट के नीति आयोग आया था। भारत सरकार द्वारा गठित एक संगठन, यह देश के सभी संसाधनों के अधिकतम संतुलित और युक्तियुक्त प्रयोग की योजना बनाने का कार्य करता है। कहाँ सोते रहते हैं लोग पहले। ठीक है, देखो, इसे देश के विकास पथ की वरीयता भी निर्धारित करनी होती है। तो अब आजकल ये काम कौन कर रहा है, नीति आयोग कर रहा है। यूरोपीय संघ, ये इसीलिए यूरोपीय संघ में जो भी अगर कोई इंपॉर्टेंट डिसीजन लिया जा रहा है तो वो यूपीएससी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहता है। यूरोप महाद्वीप में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सहयोग बढ़ाने के देश से वहाँ के 25 स्वतंत्र देशों द्वारा गठित महासंघ। इसके सदस्य देश हैं ऑस्ट्रिया, बेल्जियम, साइप्रस, चेक गणराज्य, हंगरी, आयरलैंड, इटली, लातविया, लिथुनिया, लक्समबर्ग, नीदरलैंड, पुर्तगाल, स्पेन, स्वीडन, यूनाइटेड किंगडम, माल्टा, पोलैंड, स्लोवाकिया और स्लोवेनिया। राज्य विद्युत बोर्ड क्या है, ये राज्य प्रशासन के ऐसे अंग है जो विद्युत उत्पादन, सेवन और वितरण के कार्य करते हैं। राष्ट्रीय उत्पाद या राष्ट्रीय आय क्या होती है, किसी देश में उत्पादित वस्तुओं सेवा के मूल्य और विदेशों से प्राप्त आय का योगफल होता है। रुग्णता, ये जैसे उद्योगों में क्या होता है कि बहुत बार संकट आ जाता है, आर्थिक संकट आ जाता है, वो स्थिति है। बीमार पड़ने की प्रवृत्ति, यह अस्थायी अपंगता द्वारा काम को दुष्प्रभावित करती है। निरंतर रुग्णता अंततः मृत्यु का रूप भी धारण कर सकती है। हमारे देश में रुग्णता के 2 प्रमुख कारण है, विषम श्वास संक्रमण और डायरिया। अब देखिए, ये रुग्णता तो हो गई मनुष्य से, पर एक होता है औद्योगिक रुग्णता भी होती है, उसी से जोड़ा दिया जाता है। वहन क्षमता या धारण क्षमता क्या होती है, एक घनत्व विशेष पर जनसंख्या का धारण करने की किसी परिवेश की क्षमता। इसकी अधिक तकनीकी परिभाषा इस प्रकार है, घनत्व आधारित जनसंख्या का वह अधिकतम आकार जहाँ पहुँचकर इसकी वृद्धि रुक जाती है, अतः उस अधिक सीमा तक जनसंख्या में वृद्धि होती रहती है। यदि जनसंख्या धारण क्षमता से अधिक हो जाए तो अपर्याप्त स्थान, खाद आदि के कारण निर्वाह से जुड़ी कठिनाइयों के कारण प्रजनन प्रक्रिया बाधित होने लगती है। विभिन्न प्रजातियों की धारण क्षमताएं परिवेश अनुसार भिन्न हो सकती है। अनेक कारणों से समय के साथ इसमें परिवर्तन भी संभव है। ये कारण खाद्य सुलभता, पर्यावरण स्थान आदि। जीएसटी बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, यूपीएससी का पूछा भी है। ये वस्तु मेंस में कितनी बार, 4 बार पूछा जा चुका है। ये वस्तुओं सेवाओं पर अप्रत्यक्ष कर है। यह जुलाई 2017 को भारत में कई प्रकार के करों जैसे बिक्री कर तथा एकल को समाप्त करके लागू किया गया। वस्तुएं सेवा कर प्रत्येक स्तर पर वस्तुएं सेवा के वर्धित मूल्य पर लगाया जाता है। कर की कई दरें जैसे 0%, 5%, 12%, 18% और 28%, जो लगभग सभी वस्तुओं सेवाओं पर लागू होता है। पूरे देश में दर समान रहती है। व्यापारिक बैंक क्या होते हैं, कंपनियों को सलाह देने, उनके अंश और ये ऋण निगमन का प्रबंध करने वाले बैंक वित्तीय संस्थान या निवेश बैंक होते हैं। व्यतिक्रम में चूक या डिफॉल्ट क्या होता है, नियत तिथि पर ऋण और ब्याज का भुगतान नहीं कर पाना। ऋण ये किसी अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थान से सरकार द्वारा लिए गए ऋण भी हो सकते हैं। इस प्रकार ऋणी की विश्वसनीयता या साख पर आँच आती है। इस पे यूपीएससी, इससे रिलेटेड यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। वित्तीय संस्थान क्या होता है, बचतों के संग्रहण और प्रयोजन या आवंटन से जुड़े संस्थान। इसमें व्यावसायिक, सहकारी और विकास बैंक तथा निवेश संस्थान भी सम्मिलित होते हैं। वित्तीय वर्ष क्या होता है, आर्थिक गतिविधियों के नियमन के लिए करों तथा सरकारी व्यय का प्रयोग होता है। विदेशी विनिमय या विदेशी मुद्रा क्या होती है, अन्य देशों की मुद्रा या बॉन्ड या अन्य वित्तीय परिसंपत्तियों के माध्यम से आया विदेशी निवेश। इस प्रकार के निवेश के साथ किसी फर्म के प्रबंध और नियंत्रण में निवेशक फर्मों या व्यक्तियों का कोई हस्तक्षेप नहीं हो पाता। विदेशी विनिमय मुद्रा बाजार क्या होता है, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। ऐसा बाजार जहां आज की नियत दरों पर मुद्राओं को खरीद बिक्री होती है, पर उसी खरीद बेची गई मात्रा को वास्तविक हस्तांतरण भविष्य की किसी नियत तिथि को ही किया जाता है। विशेष आर्थिक क्षेत्र, इससे भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा मेंस के लिए। ऐसे भौगोलिक क्षेत्र जिनमें विदेशी निवेश को बढ़ावा देने के देश के सामान्य आर्थिक कानूनों को पूर्णतः लागू नहीं किया जाता। विशेष रूप से बनाए गए आर्थिक क्षेत्रों में स्थापित हो चुके ये देश है जनवादी चीन, भारत, जॉर्डन, पोलैंड, कजाकिस्तान, फिलीपींस, रूस आदि। पर भारत में फेलियर रहा है ये।
ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। विनिवेश का, किसी कंपनी की पूंजी के एक अंश को जानबूझकर बेचना। इस प्रकार धन जुटाने के साथ साथ उस कंपनी की हिस्सेदारी, रचना या प्रबंधन या दोनों में बदलाव भी किए जा सकते हैं। ये भी यूपीएससी ने बहुत बार क्वेश्चन पूछा है, कम से कम 3-4 बार क्वेश्चन पूछ चुका है। वैधानिक तरलता अनुपात क्या होता है? रिजर्व बैंक के आदेश अनुसार बैंकों द्वारा कुल जमाओ और सुरक्षित निधियों का तरल रूप में रखा जाने वाला अंश नकद जमा अनुपात के साथ साथ इस वैधानिक तरलता अनुपात का अनुपालन करना बैंकों के लिए अनिवार्य होता है। ये चीज़ याद रखना, पूछा है बहुत बार यूपीएससी ने। सहभागिता, जन सहभागिता या चीनी भाषा में रोनिमन गोंगसे, ये चीन में 1958 से 1985 अवधि में ग्रामीण प्रशासन के 3 स्तरों में सबसे उच्चतम स्तर था। इस अवधि में इसका स्थान नगर प्रशासन ने ले लिया। विशालतम सामुदायिक इकाइयों का विभाजन कर उन्हें उत्पादन वाहिनियों तथा उत्पाद दलों में पुनर्गठित कर दिया गया। उन जन सहभागिताओं के प्रशासकीय, राजनीतिक और आर्थिक कार्य होते हैं। संस्थागत विदेशिक निवेश, इसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। अन्य देशों में आधार वाले बैंक और गैर बैंक संस्थान, इनमें विदेशी व्यावसायिक बैंक आते हैं, निवेश बैंक भी आते हैं, म्यूचुअल फंड भी आते हैं, पेंशन कोष जैसी निवेशक संस्थाएं भी सम्मिलित होती है। स्पष्ट ये संस्थाएं देश की अपनी इस प्रकार की संस्थाओं से अलग होती है। शेयर, बॉन्ड आदि में स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से इनके निवेश को देश की आर्थिक व्यापारी की परिस्थितियों पर गहन प्रभाव पड़ता है। सार्क, यूपीएससी ने इसके बारे में पूछा है क्वेश्चन। ब्रिक्स के बारे में 2-3 क्वेश्चन पूछा है। दक्षिण एशिया क्षेत्रीय सहयोग संघ इस क्षेत्र के 8 देशों का संघ है। ये देश है भारत हो गया, भूटान, बांग्लादेश, मालदीव, नेपाल, पाकिस्तान, श्रीलंका और अफगानिस्तान। सार्क दक्षिण एशिया जन समुदाय को मैत्री, विश्वास और सूझबूझ के आधार पर मिलजुल कर कार्य करने का एक मंच प्रदान करता है। इसका ध्येय सदस्य देशों में आर्थिक सामाजिक विकास का संवर्धन करना है। याद रखना क्या ब्रिक्स इंपॉर्टेंट हो जाएगा क्योंकि ट्रंप ने बोला कि ब्रिक्स को खत्म कर देना चाहिए, उसकी ज़रूरत ही नहीं है। सोशल सिक्योरिटी, ये भी यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। सोशल कैपिटल पूछा था उसने। वृद्ध, अपंगों, असहाय, विधवा और बच्चों के हितार्थ स्थापित संचालित निजी और सार्वजनिक पेंशन संस्थाएं, इनमें पेंशन आता है, सेवानुदान आता है, भविष्य निधि आती है, मातृत्व लाभ आता है, स्वास्थ्य सेवा आदि सम्मिलित होते हैं। स्वनियोजित क्या होता है? अपने खेत, व्यवसाय आदि का स्वतंत्र रूप से संचालन करने वाले व्यक्ति। इनके कुछ सहायक हो सकते हैं, कब, कहाँ उत्पादन या विक्रय करें अथवा कैसे कार्य संपादन करें, इन बातों के विषय में निर्णय की नहीं स्वतंत्रता रहती है। इनकी आय मुख्यतः अपने उत्पादन के विक्रय लाभ पर निर्भर रहती है। स्थिरीकरण के उपाय, भुगतान शेष के उतार चढ़ाव और उच्च स्फीति दर के नियमन के लिए अपनाए गए वित्तीय, राजकोषीय और मौद्रिक नीतिगत उपाय होते हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है, यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा। सेवानुदान क्या होता है? कर्मचारी के सेवा मुक्त होने पर उसकी सेवाओं के लिए नियोक्ता से मिलने वाली एक मुश्त मानार्थ राशि होती है, जिसको रिटायरमेंट होता है, उनको मिलता है एक ग्रेच्युटी। स्टॉक एक्सचेंज, ऐसे शेयर बाजार जहां सरकारों और सार्वजनिक कंपनियों की प्रतिभूतियों का क्रय विक्रय होता है। यहाँ दलालों की कंपनियों के अंश, पत्रों तथा अन्य प्रतिभूतियों के व्यापार की सुविधाएं भी उपलब्ध रहती है। ये भी इम्पोर्टेंट है। शहरीकरण, जैसे आपके बार पूछा था यूपीएससी ने, तो ये डेफिनेशन याद होती तो आप GS1 में जो पूछा था। किसी महानगरीय क्षेत्र का प्रसार, शहरी क्षेत्रों की जनसंख्या या उनके क्षेत्रफल का विस्तार या उनके अनुपात में समयानुसार वृद्धि। इसके प्रतिनिधि स्वरूप शहरों में बसी जनसंख्या का अनुपात या इस अनुपात की वृद्धि दर का प्रयोग हो सकता है। इन दोनों को ही जनगणना प्रतिशत में व्यक्त किया जा सकता है। परिवर्तन अवधि वार्षिक, दशकीय या फिर कोई भी अंतर्वर्ती अवधि हो सकती है। स्टॉक मार्केट क्या होता है? स्टॉक बाजार शेयर और स्टॉक के व्यापार के लिए संस्थान होते हैं। शिशु मृत्यु दर, 1 वर्ष की आयु से पूर्व ही मृत शिशुओं की संख्या तथा वर्ष में जन्मे शिशुओं की संख्या का अनुपात गुणा इंटू 1000। श्रमिक संख्या होते हैं। ट्रेड यूनियन मजदूरों की दरों, लाभों और कार्य करने की दशाओं को लेकर अपने सदस्यों के हितों के रक्षार्थ मजदूरों द्वारा बनाई गई संस्था होती है। श्रमिक जनसंख्या अनुपात, श्रमिकों की कुल संख्या का देश की जनसंख्या में अनुपात, इसे प्रतिशत में अभिव्यक्त किया जाता है। श्रम कानून, सरकार द्वारा श्रमिकों के हितों की रक्षा के लिए बनाए गए नियम। तो देखो, इसमें से जो अपन ने पढ़ा अभी, उसमें से बहुत सारी इंपॉर्टेंट टर्मिनोलॉजी थी जहाँ से पेशेंट डायरेक्ट क्वेश्चन पूछे। तो पहला चैप्टर है विकास नीति और अनुभव। तो ये थोड़ा ज़्यादा जो पार्ट रहता है ये आपको मेंस के लिए रहेगा। ये थोड़ा बहुत ही कोई पीटी का काम का रहेगा। पीटी का जैसा मोस्टली जो पूछता है वो प्रेजेंट टाइम से पूछता। इसे कहा कि 2 अध्यायों के द्वारा हम स्वतंत्रता पूर्व से लेकर नियोजित विकास के 4 दशकों तक के भारत द्वारा चुने गए पथ का समग्र रूप से अवलोकन करेंगे। तात्पर्य यह है कि भारत सरकार ने इसके लिए जो कठोर उपाय किए, जैसे योजना आयोग का निर्माण, पंचवर्षीय योजना की घोषणा आदि का अध्ययन, पंचवर्षीय योजनाओं के समग्र अवलोकन तथा नियोजित विकास की विशेषताओं तथा परिसीमाओं के मूल्यांकन का अध्ययन इस इकाई में किया गया। तो अभी मैं बता दूं, देखो 9, 10 से मान के चलो 2 या 3 क्वेश्चन तो जरूर आएंगे, ठीक है।
11th क्लास से भी 2 या 3 क्वेश्चन जरूर मानो। और फिर जो 12th क्लास की एक बुक बहुत इंपॉर्टेंट है, एक थोड़ा कम इंपॉर्टेंट है, पर वहाँ से 2 या 3 क्वेश्चन मान के चलो। मेरा मानना है मोटा मोटा कम से कम भी 6 से 8 क्वेश्चन तो आपके स्टैटिक पार्ट से आएंगे, ठीक है, और जो है करंट अफेयर से आएंगे, पर 6 से 8 क्वेश्चन आपके जरूर रहते हैं जो एनसीईआरटी बेस रहते हैं, ठीक है। तो ये चीज़ याद रखना। स्वतंत्रता की पूर्व संध्या पर भारतीय अर्थव्यवस्था किस तरीके की थी, इसके बारे में अपन जानेंगे। इस अध्याय पढ़ने के बाद आप क्या जान जाओगे, बस स्वतंत्रता प्राप्ति के समय वर्ष 1947 में भारतीय अर्थव्यवस्था की दशा के बारे में जानेंगे। भारतीय अर्थव्यवस्था को अलग विकास तथा गति अवरोध की स्थिति में पहुंचा देने वाले कारकों से भी परिचित होगी। तो मेंस के लिए थोड़ा बहुत ज़्यादा जरूरी हो जाता है, ठीक है। भारत हमारे साम्राज्य की धुरी है। यदि हमारे साम्राज्य कोई राज्य अलग हो जाता है तो हम जीवित रह सकते हैं। यदि हम भारत को खो देते तो हमारे साम्राज्य का सूर्यास्त हो जाएगा। तो सोचो कितना इंपॉर्टेंस था, मतलब इंग्लैंड के लिए जो ब्रिटिश थे यहाँ पे, तो स्वाभाविक सी बात है कितना लूट रहे थे भारत को, ठीक है। विक्टर एलेक्जेंडर ब्रूस, उसका स्टेटमेंट है 1894, ब्रिटिश इंडिया के वायरस थे, वाइसराय थे वायरस की तरह ही काम किया है, परंतु इन्होंने, चलो ठीक है देखते हैं। पर मैं पहले बताऊँ थोड़ा मेंस के लिए भी है, पर यूपीएससी कभी कभी पीटी में क्वेश्चन पूछ लेता है। 2019 में जैसे क्वेश्चन पूछा था, भारत का आर्थिक विकास विषय की इस पुस्तक की मूल उद्देश्य आपको भारतीय अर्थव्यवस्था की मूलभूत विशेषताओं की जानकारी देना और स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से हुए विकास से अवगत कराना है। यद्यपि देश की वर्तमान अवस्था तथा भविष्य की संभावनाओं की चर्चा करते समय उसके आर्थिक अतीत पर ध्यान देना भी उतना ही महत्वपूर्ण होगा। इसलिए हम अपनी चर्चा का आरंभ स्वतंत्रता से पूर्व देश की अर्थव्यवस्था की स्थिति से कर रहे हैं। ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा आपका, है ना, ऐसे के लिए बहुत ज़्यादा फायदेमंद रहेगा इस, अगर इस एनसीईआरटी समझ रहती है तो आपको। इसी क्रम में हम उन सब बातों को भी स्पष्ट पहचान करेंगे जिन्होंने स्वतंत्र भारत के विकास की रणनीतियों को निर्धारण करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। भारतीय अर्थव्यवस्था की वर्तमान संरचना कोई आज की नहीं है। इसके मूल सूत्र तो इतिहास में बहुत गहरे हैं, विशेष रूप से उस अवधि में जब भारत 15 अगस्त 1947 की स्वतंत्रता प्राप्ति के पूर्व 200 वर्षों तक ब्रिटिश शासन के अधीन था। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन का मुख्य उद्देश्य इंग्लैंड में तेजी से विकसित हो रहे औद्योगिक आधार के लिए भारतीय अर्थव्यवस्था को केवल एक कच्चा माल प्रदायक तक सीमित रखना था। अब जैसे कभी डायरेक्ट ये स्टेटमेंट बन के क्वेश्चन बन सकता। उस शासन की अधीनता के शोषक स्वरूप को समझे बिना स्वतंत्रता के बाद पिछले 6 दशकों में भारत में हुए विकास के सही मूल्यांकन कर पाना संभव नहीं है। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत निम्न स्तरीय आर्थिक विकास। अंग्रेजी शासन की स्थापना से पूर्व भारत की अपनी स्वतंत्र अर्थव्यवस्था थी। यद्यपि जन सामान्य की आजीविका और सरकार की आय का मुख्य स्रोत कृषि था, फिर भी देश की अर्थव्यवस्था में विभिन्न प्रकार की विनिर्माण गतिविधियां हो रही थी। सूती व रेशमी वस्त्रों, धातु आधारित तथा बहुमूल्य मणि रत्न आदि जुड़ी शिल्प कलाओं के उत्कृष्ट केंद्र के रूप में भारत विश्व भर में सुविख्यात हो चुका था। भारत में बनी इन चीज़ों को विश्व के बाजारों में अच्छी सामग्री के प्रयोग तथा उच्च स्तर की कलात्मकता के आधार पर बड़ी प्रतिष्ठा थी। एक बार थोड़ा यहाँ देखो, जैसे कैसे बंगाल जैसे सूती वस्त्र, अब देखो थोड़ा ये आइडिया होना चाहिए। जैसे पीछे क्वेश्चन पूछेगा सूती वस्त्र उद्योग कहाँ फेमस है, बंगाल में था। मलमल एक विशेष प्रकार का सूती कपड़ा है। इसका मूल निर्माण क्षेत्र बंगाल, विशेषकर ढाका के आसपास का क्षेत्र रहा है। यह नगर अब बांग्लादेश की राजधानी है। ढाका के मलमल ने उत्कृष्ट कोटि के सूती वस्त्र के रूप में विश्व भर में बहुत ख्याति अर्जित की थी। यह बहुत ही महीन कपड़ा होता है। विदेशी यात्री शाही मलमल या मलमल खास भी कहते हैं। इसका आशय यही था कि वे इस कपड़े को शाही परिवारों के उपयोग के योग्य मानते थे। सोचो कपड़ों में भी डिवीजन होता है सोसाइटी में। औपनिवेशिक मतलब राज भी है, वो तो कुछ कपड़े ऐसे होते हैं जो बस कुछ स्पेशल लोगों के लिए बनते हैं, उसे नॉर्मल लोग पहन ही नहीं सकते, तो वो बात भी है। औपनिवेशिक शासकों द्वारा रची गई आर्थिक नीतियों का ध्येय भारत का आर्थिक विकास नहीं बल्कि अपने मूल देश के आर्थिक हितों को संरक्षण और संवर्धन ही था। ये चीज़ याद रखना। इसीलिए अपन जब जो अपनी ट्रिक है उसमें क्या लेते हैं भाई, जो अंग्रेज थे वो नेगेटिव लेके चलेंगे उनको, तो ये कारण ही है। इन नीतियों ने भारत की अर्थव्यवस्था के स्वरूप के मूल रूप को बदल डाला है। भारत इंग्लैंड को कच्चे माल की पूर्ति करने तथा वहां के बने तैयार माल का आयात करने वाला देश बनकर रह गया। स्वाभाविकता की औपनिवेशिक शासकों ने कभी इस देश की राष्ट्रीय तथा प्रति व्यक्ति आय का आकलन करने का भी ईमानदारी से कोई प्रयास नहीं किया। कुछ लोगों ने निजी स्तर पर आकलन किए, पर उनके अनुमानों में बहुत विसंगति और आपसी मतभेद भी रहे। इन आंकलनकर्ताओं में दादा, अब देखो ये यूपीएससी ने पीटी में क्वेश्चन पूछा। अब मैं फिर बार देखो, अब आप खोजोगे इसको हिस्ट्री में नहीं मिलेगा, पर यहाँ दिए दादा भाई नौरोजी हो गए, विलियम डिग्बी हो गए, फिंडले सिराज हो गए, डॉक्टर वी.के.आर.वी. राव तथा आर.सी. देसाई प्रमुख रहे। अरे 2014 या 15 क्वेश्चन देखना, यूपीएससी क्वेश्चन पूछा था।
औपनिवेशिक काल के दौरान डॉक्टर राव द्वारा लगाए गए अनुमान बहुत महत्वपूर्ण माने जाते हैं। फिर भी सभी अध्ययनकर्ता एक बात पर सहमत रहे कि 20वीं शताब्दी के पूर्वार्ध में भारत की राष्ट्रीय आय की वार्षिक संवृद्धि दर 2% से कम ही रही है तथा प्रति व्यक्ति उत्पाद वृद्धि दर तो मात्र 0.5% ही रहेगी। सोचो कितना लूटा था उन्होंने। अब देखिए यहाँ पे थोड़ा एक एग्जाम्पल दिया गया, जिसको थोड़ा ध्यान से समझना कि पूर्व ब्रिटिश काल में भारत की कृषि कैसी थी और आज कैसी है। ठीक है, 17वीं शताब्दी में भारत आए फ्रांसीसी यात्री बर्नियन ने तत्कालीन बंगाल का इस प्रकार वर्णन किया है। अब देखो ये चीज़ याद रखना, इस टाइप से पीछे क्वेश्चन पूछ लेती है, याद करो। तो विजयनगर साम्राज्य के बारे में पूछ लिया था कि महिलाएं क्या क्या करती थी, तो वैसे थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए यार। इस टाइप के बॉक्स में जो इन्फॉर्मेशन दे रहे थे वो पीटी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। अपने 2 बार के भ्रमण के दौरान बंगाल के विषय में संग्रहित जानकारी के आधार पर मैं कह सकता हूँ कि यह क्षेत्र मिस्र देश से कहीं अधिक समृद्ध है। सोचो इतना, इसलिए सोचो अंग्रेजों ने सबसे पहले बंगाल को ही वहाँ पे ऑक्यूपाई किया। यहाँ से सूती रेशमी वस्त्र, चावल, शक्कर और मक्खन का प्रचुर मात्रा में निर्यात होता है। यहाँ अपने आंतरिक उपभोग के लिए भी गेहूँ, सब्जियाँ, अनाज, मुर्गियाँ, बतख आदि का भरपूर उत्पादन होता है। यहाँ सूअरों के बड़े बड़े झुंड तथा बड़े भेड़ बकरियों के विशाल झुंड भी विद्यमान है। इस क्षेत्र में हर प्रकार की मछलियाँ प्रचुरता में उपलब्ध है। राजमहल से लेकर समुद्र तक अतीत में परिवहन तथा सिंचाई के लिए गंगा नदी से बहुत यत्न और श्रमपूर्वक काट कर बनाई गई नहरों को जाल सा बिछा हुआ है। 7वीं शताब्दी में अपने देश की कृषि समृद्धि के बारे में लिखिए। तो ये थोड़ा मतलब ये थोड़ा बहुत मेंस के हो गया कि गतिहीनता उसके कारण रहे क्या है, पर ये चीज़ समझो कि सोचो उस टाइम बंगाल इतना इकोनॉमी रूप से कितना इम्पोर्टेंस था उसका। कृषि क्षेत्र ब्रिटिश ये सर, जैसे कि बंगाल तो बहुत उपजाऊ क्षेत्र था, तो वहाँ अंग्रेज लोग आए थे। लेकिन ये राजस्थान में जितने भी भारत के राजा महाराजा हैं वो राजस्थान में क्यों जाकर रहते थे? अरे वो तो पहले से रहते थे ना, तो वो वहाँ पे कोई चले जाके रहे हैं, वो तो पहले से रहते थे वहाँ पे, कोई एक दिन में चले जाके रहने लगे हैं। राजस्थान का इतिहास ही ऐसा रहा है ना। वहाँ तो कुछ होता भी नहीं है, तो फिर भी कैसे वहाँ वो रहते थे? उनको तो कब्जा करना चाहिए था, बंगाल, पंजाब, यूपी तो करते थे, ऐसा नहीं है। क्या बात कर रहे हो? अजमेर के जो चौहानों का राज पूरा दिल्ली पे रहा है, क्या बात कर रहे हो आप? इतिहास पढ़िए। जो पृथ्वीराज चौहान थे वो कहाँ से थे? राजस्थान के अजमेर से तो थे। और ऐसा नहीं है, राजस्थान के जो राजाओं थे उनका साम्राज्य यहाँ तक था, यूपी, एमपी, उधर महाराष्ट्र, गुजरात, ये सब रहे हैं। आपको इतिहास पढ़ने की ज़रूरत है रहा है, ऐसा नहीं है। ठीक है, और ऐसा भी नहीं भाई, सब ऐसी बात, जो बंगाल में रह रहे होंगे पाल पटियार ये थे, वो लोग वो शक्तिशाली थे भाई। ऐसा नहीं कि वो ऐसे नहीं आक्रमण नहीं होते थे, बहुत होते थे, तो वो नहीं जीत पाए, ऑक्यूपाई नहीं कर पाए, उसमें क्या है। पर अगर आप चौहान पढ़ोगे तो चौहान दिल्ली में शासन करते थे उस टाइम। दिल्ली का मतलब पूरे इंडिया पे शासन करते थे वो। फिर मोहम्मद गोरी आता है, वो हराता है, वो सारी चीज़ें रहती है, ऐसा नहीं है, करते हैं। ठीक है, ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत भारत मूलतः एक कृषि अर्थव्यवस्था ही बना रहा है। ये चीज़ याद रखना, इस टाइप के स्टेटमेंट। देश के लगभग 85% जनसंख्या जो गाँव में बसी थी, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से कृषि के माध्यम से अपनी रोजी रोटी कमा रही थी। एक बड़ी जनसंख्या का व्यवसाय होने के बाद भी कृषि क्षेत्र में गतिहीन विकास की प्रक्रिया चलती ही रही। यही नहीं, अनेक अवसरों पर उसमें अप्रत्याशित ह्रास या गिरावट भी अनुभव की गई। भले ही कृषि अधीन क्षेत्र के प्रसार के कारण कुल कृषि उत्पादन में वृद्धि हुई, किंतु कृषि उत्पादकता में कमी आती रही। कृषि क्षेत्र की गतिहीनता का मुख्य कारण औपनिवेशिक शासन द्वारा लागू की गई भूव्यवस्था प्रणालियों को माना जा सकता है। अब देखो ये है मेंस का क्वेश्चन, और ये आएगा मॉडर्न हिस्ट्री में, ना कि इकोनॉमी। आज ये समस्त पूरी भारत में जो उस समय बंगाल प्रेसिडेंसी कहा जाता था, लागू की गई जमींदारी व्यवस्था में तो कृषि कार्यों से होने वाले समस्त लाभ को जमींदारी ही हड़प जाते थे। किसानों के पास कुछ ही नहीं बच पाता था। यही नहीं, अधिकांश जमींदारों तथा सभी औपनिवेशिक शासकों ने कृषि क्षेत्र की दशा को सुधारने के लिए कुछ ही नहीं किया। जमींदारी की रुचि तो किसानों की आर्थिक दुर्दशा की अनदेखी कर उनसे अधिक लगान संग्रह करने तक सीमित रहती थी। इसी कारण कृषक वर्ग को नितांत दुर्दशा और सामाजिक तनाव को झेलने को बाध्य होना पड़ा। राजस्व व्यवस्था की शर्तों का भी जमींदारों के इस व्यवहार के विकास में बहुत योगदान रहा। राजस्व की निश्चित राशि सरकार के कोष में जमा करने की तिथियां पूर्व निर्धारित थी। उनके अनुसार रकम जमा नहीं करा पाने वाले जमींदारों से उनके अधिकार छीन लिए जाते थे। यूपीएससी 2024 का क्वेश्चन। अब बोलो, देखो ये है एनसीईआरटी, पर वही है, तुम लोग पढ़ते कैसे वो है, ये चीज़ याद रखना। देखो डायरेक्ट आपके पास जाके देख लो, आज ही 2024 का जाके देखना हो क्वेश्चन, यही स्टेटमेंट लिखा है, यही ये वाली ये लाइन उठा के लिखी है। तो वही बात है। मैंने तो एक ट्रिक निकाला है सर। चैट जीपीटी में जाओ या फिर डीपसीक में जाओ और एनसीईआरटी पेज की फोटो खींचो और उसके बाद नीचे लिख दो समराइज इन
100 या 50 वर्ड, तो वो करके देते हैं, वो भी बहुत अच्छा लगता है। बहुत इम्पोर्टेंट चीज देते हैं। खुद भी पढ़ लिया करो, टेक्नोलॉजी से पढ़ाई कराओ तो एग्जाम भी उसी से दिलाओगे क्या? ठीक है, कोई नहीं। चलो, साथ ही प्रौद्योगिकी के निम्न स्तर, सिंचाई सुविधाओं के अभाव और उर्वरकों का नगण्य प्रयोग भी कृषि उत्पादकता के स्तर को बहुत निम्न रहने के लिए उत्तरदायी था। किसानों की दुर्दशा को और बढ़ाने में इसका भी बड़ा योगदान रहा है। देश के कुछ क्षेत्रों में कृषि के व्यवसायीकरण के कारण नकदी फसलों की उच्च उत्पादकता का प्रमाण भी मिलते हैं, किंतु उस उच्च उत्पादकता का लाभ भारतीय किसानों को नहीं मिल पाते थे, क्योंकि उन्हें तो खाद्यान्न की खेती के स्थान पर नकदी फसलों का उत्पादन करना पड़ता था, जिनका प्रयोग अंततः इंग्लैंड में लगे कारखानों में किया जाता था। सिंचाई व्यवस्था में कुछ सुधार के बावजूद भारत बाढ़ नियंत्रण में भूमि की उपजाऊ शक्ति के मामले में पिछड़ा हुआ था, जबकि किसानों के एक छोटे से वर्ग ने अपने फसल पैटर्न को परिवर्तित कर खाद्यान्न फसलों की जगह वाणिज्यिक फसलें उगाना आरंभ किया। काश्तकारों के एक बड़े वर्ग तथा छोटे किसानों के पास कृषि क्षेत्र में निवेश करने के लिए नहीं संसाधन थे, नहीं तकनीकी और नहीं कोई प्रेरणा थी। अब यहाँ पे एक चीज़ देखो, थोड़ा बहुत दिया हुआ है यहाँ पे कुछ, ये कोई काम का नहीं है। यहाँ देखो, राजेंद्र प्रसाद की पुस्तक है इंडिया डिवाइडेड, तो याद रखना कि इस टाइप से क्वेश्चन पूछ लेता है इंडिया डिवाइडेड किसका है, तो ये चीज़ थोड़ा याद रखना, ठीक है, इसको हाईलाइट कर लेना। देखो ये वाला क्वेश्चन, यहाँ से पेशेंट क्वेश्चन पूछा था। आप रमेश चंद्र दत्त की 2 खंडों में प्रकाशित पुस्तक इकोनॉमिक हिस्ट्री ऑफ इंडिया का सहारा ले सकते हैं, तो ये बुक याद रखना कि किसकी है, ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा है। BH बेडेन पावल की पुस्तक है द लैंड सिस्टम ऑफ ब्रिटिश इंडिया, तो ये थोड़ा बस इसी टाइप से याद रखना कि ये पुस्तक किसकी है, बस और कुछ ही काम का नहीं है इसमें, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। कृषि की ही बात औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था, औपनिवेशिक व्यवस्था के अंतर्गत भारत एक सुदृढ़ औद्योगिक आधार का विकास भी नहीं कर पाए। देश के विश्व प्रसिद्ध शिल्प कलाओं का पतन हो रहा था, किंतु उस प्रतिष्ठित परंपरा का स्थान ले सकने वाले किसी आधुनिक औद्योगिक आधार की रचना नहीं होने दी गई। भारत के इस विऔद्योगिकरण के पीछे विदेशी शासकों का दोहरा उद्देश्य था, ये भी पेशेंट क्वेश्चन पूछा हुआ, याद रखना। एक था, वे भारत को इंग्लैंड में विकसित हो रहे आधुनिक उद्योगों के लिए कच्चे माल का निर्यातक बनाना चाहते थे, ठीक है, तो ये चीज़ याद रखना। दूसरे, वे उन उद्योगों के उत्पादन के लिए भारत को ही एक विशाल बाजार भी बनाना चाहते थे, ये दोनों चीज़ याद रखना। इस प्रकार उन उद्योग के प्रसार के सहारे वे अपने देश ब्रिटेन के लिए ऐसे अधिकतम लाभ सुनिश्चित करना चाहते थे। ऐसे आर्थिक परिदृश्य में भारतीय शिल्प कलाओं के पतन से जहां तक एक और भारी स्तर पर बेरोजगारी फैल रही थी, वहीं स्थानीय उत्पाद से वंचित भारतीय बाजारों में मांग का भी प्रसार हो रहा था। इस मांग को इंग्लैंड से सस्ते निर्मित उत्पादों के लाभपूर्ण आयात द्वारा पूरा किया जाता था। यद्यपि 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में भारत में कुछ आधुनिक उद्योगों की स्थापना होने लगी थी, किंतु उनकी उन्नति बहुत धीमी ही रही। प्रारंभ में तो यह विकास केवल सूती वस्त्र और पटसन उद्योगों को आरंभ करने तक ही सीमित था। सूती कपड़ा मिलें प्राय भारतीय उद्यमियों द्वारा ही लगाई गई थी और ये देश के पश्चिमी क्षेत्रों, आज के महाराष्ट्र और गुजरात में अवस्थित थी। याद रखना क्यों, क्योंकि रुई का उत्पादन के क्षेत्र कौन है प्रमुख, और ये यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा है। पटसन के बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन पूछा, पटसन याद रखना बंगाल में होगा। पटसन उद्योग की स्थापना का श्रेय विदेशियों को दिया जा सकता है, यह उद्योग केवल बंगाल प्रांत तक ही सीमित था, याद रखना। देखो इसीलिए पटसन उद्योग के बारे में पेशेंट क्वेश्चन पूछा पीटी में। 20वीं शताब्दी के आरंभिक वर्षों में लोहा और इस्पात उद्योग का विकास प्रारंभ हुआ। टाटा आयरन स्टील कंपनी टिस्को की स्थापना 1907 में हुई। अब क्या थोड़ा इंपॉर्टेंट है, याद रखना कि टाटा का निधन हुआ तो यूपीएससी क्वेश्चन पूछ सकती है, क्योंकि एनसीईआरटी में दिया है। दूसरे विश्व युद्ध के बाद चीनी सीमेंट, कागज आदि के कुछ कारखाने भी स्थापित हुए चीनी के, किंतु भारत में भावी औद्योगिकरण का प्रोत्साहित करने हेतु पूंजीगत उद्योगों को प्राय अभाव ही बना रहा। पूंजीगत उद्योग याद रखना कौन होते हैं, वे उद्योग जो होते हैं जो तत्कालिक उपभोग में काम आने वाली वस्तुओं के उत्पादन के लिए मशीनों और कलपुर्जों का निर्माण करते हैं, ये चीज़ याद रखना। यह तो तत्र कुछ कारखानों की स्थापना से देश की पारंपरिक शिल्प कला आधारित निर्माणशालाओं के पतन की भरपाई नहीं हो पाई। यही नहीं, नव औद्योगिक क्षेत्र की संवर्धि दर बहुत ही कम थी। सकल घरेलू देशी उत्पाद में इसका योगदान भी बहुत कम रहा। इस नए उत्पादन क्षेत्र की एक अन्य महत्वपूर्ण कमी यह थी कि इसमें सार्वजनिक क्षेत्र का कार्य क्षेत्र भी बहुत कम रहा। वास्तव में क्षेत्र प्राय रेलों, विद्युत उत्पादन, संचार, बंदरगाह और कुछ विभागीय उपक्रमों तक ही सीमित थे। इसे टाटा आयरन जमशेदपुर में क्यों बनी, याद रखना थोड़ा, बस ये चीज़ याद रखो कि जमशेदपुर कहाँ, झारखंड में है। पहला वहाँ पे टाटा का बना था स्टील का, और ये कोई काम का नहीं है। वहाँ कोयले की कोई टाटा आयरन स्टील जो है ना सर, वहीं पे इम्प्लांट कराई जहाँ से उसे कोयला आसानी से प्राप्त हो जाए। इसलिए बोकारो में बना है, इसलिए। ठीक है, देखो विदेशी व्यापार क्या है।
प्राचीन समय से भारत एक महत्वपूर्ण व्यापारिक देश रहा है, किंतु औपनिवेशिक सरकार द्वारा अपनाई गई वस्तु उत्पादन, व्यापार और सीमा शुल्क की प्रतिबंधकारी नीतियों का भारत के विदेशी व्यापार की संरचना, स्वरूप और आकार पर बहुत प्रतिकूल प्रभाव पड़ा। परिणाम स्वरूप भारत कच्चे उत्पाद जैसे रेशम, कपास, ऊन, चीनी, नील और पटसन आदि का निर्यातक होकर रह गया। साथ ही सूती, रेशमी, ऊनी वस्तुओं जैसी अंतिम उपभोक्ता वस्तुओं और इंग्लैंड के कारखानों में बनी हल्की मशीनों आदि का आयातक भी हो गया। व्यवहारिक रूप से इंग्लैंड ने भारत के आयात निर्यात व्यापार पर अपना एकाधिकार जमाए रखा। भारत को आधे से अधिक व्यापार तो केवल इंग्लैंड तक सीमित रहा। शेष कुछ व्यापार चीन, श्रीलंका और ईरान से भी होने दिया जाता था। स्वेज नहर का व्यापार मार्ग खुलने से भारत के व्यापार पर अंग्रेजी नियंत्रण और भी सख्त हो गया। अभी यूपीएससी ने वर्ल्ड हिस्ट्री में क्वेश्चन पूछा था इस स्वेज नहर के बारे में। विदेशी शासन के अंतर्गत भारतीय आयात निर्यात की सबसे बड़ी विशेषता निर्यात अधिशेष का बड़ा आकार रहा है, किंतु इस अधिशेष की भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत भारी लागत चुकानी पड़ी। देश के आंतरिक बाजारों में अनाज, कपड़ा और मिट्टी का तेल जैसी अनेक आवश्यक वस्तुएं मुश्किल से उपलब्ध हो पाती थी। यही नहीं, इस निर्यात अधिशेष को देश में सोने और चांदी के प्रभाव पर भी कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई अर्थव्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अब कौन जागा भाई? काजल कहाँ सोई रहती हो? पढ़ लो, अब तो 3 महीने भी नहीं बचे एग्जाम के। हाँ सर, अब रोज आऊंगी। देखते हैं आपको। नहीं सर, अब पक्का है। ठीक है, देखो, चांदी के प्रभाव में कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वास्तव में इसका प्रयोग तो अंग्रेजों की भारत पर शासन करने के लिए गढ़ी गई व्यवस्था का खर्च उठाने में ही हो जाता था। अंग्रेजी सरकार के युद्धों पर व्यय तथा अदृश्य मदों के आयात पर व्यय के द्वारा भारत की संपदा का दोहन हुआ। यहाँ से कुछ बनने का ये तो नहीं। भारत सरकार के वित्त मंत्रालय द्वारा प्रकाशित विभिन्न वर्षों का आर्थिक सर्वेक्षण से भारत का आयात निर्यात संबंधित वस्तुओं की सूचना एकत्रित करे। यहीं से पीटी क्वेश्चन मतलब ये बोला कि आप इकोनॉमी सर्वे पढ़ो, बस और कुछ ही नहीं। छोड़ो, जनांग की परिस्थिति उससे पहले ये पढ़ लो एक बार। देखो, स्वेज नहर कहाँ पे है, तो याद रखना कि देखो ये रहा यूनाइटेड किंगडम। सोचो यहाँ से ये व्यापार करने ऐसे करके यहाँ आते थे। स्वेज नहर भारत और इंग्लैंड के बीच राजमार्ग के रूप में प्रयुक्त स्वेज नहर है। स्वेज नहर के माध्यम से व्यापार। स्वेज नहर उत्तरी पूर्वी मिस्र से स्वेज स्थल संधि के आर पार उत्तर से दक्षिण की ओर प्रवाहित होने वाला कृत्रिम जलमार्ग है। यह भूमध्य सागर की मिस्र पतन पोर्ट सहित को लाल सागर की एक शाखा स्वेज की खाड़ी से जोड़ता है। देखो, कहीं से पढ़ने की जरूरत नहीं, यहीं से पढ़ लो। अगर क्वेश्चन बनेगा तो यहीं से बनेगा। इस नहर से अमेरिका, यूरोप से आने वाले जलयानों को दक्षिण एशिया, पूर्वी अफ्रीका तथा प्रशांत महासागर तटवर्ती देशों के लिए एक छोटा और सीधा जलमार्ग सुलभ हो गया। अब उन्हें अफ्रीका के दक्षिण छोर की परिक्रमा नहीं करनी पड़ती थी। सोचो, पहले ऐसे इधर ऐसे घूम के आते थे। स्वेज नहर आज आर्थिक और सामरिक दृष्टि से विश्व का सबसे महत्वपूर्ण जलमार्ग है। वर्ष 1869 में इसके खुल जाने से परिवहन लागतें बहुत कम हो गई, भारतीय बाजार तक पहुंचना सुगम हो गया था। सोचो, 1869 में हो गया था ये। ब्रिटिश भारत की जनसंख्या के विस्तृत ब्यौरे का सबसे पहले 1881 जनगणना के तहत एकत्रित किए गए हैं। यद्यपि इसकी कुछ सीमाएं थी, फिर भी इसमें भारत की जनसंख्या संवृद्धि की विषमता बहुत स्पष्ट थी। बाद में प्रत्येक 10 वर्ष बाद जनगणना होती रही। ये चीज़ याद रखना, 1881 में हुई थी पहली, ठीक है। पहले तो ऐसे 1871 में हुई थी, पर यहाँ से रेगुलर होती है, तो ये चीज़ याद रखना। ये क्वेश्चन बन सकता है आपकी बार। वर्ष 1921 के पूर्व का भारत जनांगीय संक्रमण के प्रथम सोपान में था। द्वितीय सोपान का आरंभ 1921 के बाद माना जाता है, किंतु उस समय न तो भारत की जनसंख्या बहुत विशाल थी और न ही उसकी संवर्धित दर बहुत अधिक थी। सामाजिक विकास के विभिन्न सूचक भी बहुत उत्साहवर्धक नहीं थे। कुल मिलाकर साक्षरता दर 16% से भी कम थी। सोचो, अंग्रेजों के टाइम इसका महिला साक्षरता दर नगण्य केवल 7% ही आंकी गई थी। सोचो, जन स्वास्थ्य सेवाएं तो अधिकांश को सुलभ ही नहीं थी। जहां ये सुविधाएं उपलब्ध थी वहां नितांत ही अपर्याप्त थी। परिणाम स्वरूप जल और वायु के सहारे फैलने वाले संक्रमण रोगों का प्रकोप था। उनसे व्यापक जनहानि होना एक आम बात थी। जो ये बोलते हैं ना, अंग्रेज यहाँ थे तो और अच्छा होता, तो ये आपके है उसको काउंटर करने के लिए। सोचो, वो लोग क्या ही कर रहे थे, लूट रहे थे और कुछ नहीं। कोई आश्चर्य नहीं कि उस समय सकल मृत्यु दर बहुत ऊंची थी। विशेष रूप से शिशु मृत्यु दर अधिक चौंकाने वाली थी। आज भले ही हमारे देश में शिशु मृत्यु दर 40 प्रति हजार हो गई है, पर उस समय ये दर 218 प्रति हजार थी। जीवन प्रत्याशा स्तर भी आज के 68 वर्ष से तुलना में केवल 44 वर्ष ही थी। विश्वस्त आंकड़ों के अभाव में यह कह पाना कठिन है कि उस समय गरीबी का प्रसार कितना था। इसमें कोई संदेह नहीं कि औपनिवेशिक शासन के दौरान भारत में अत्यधिक गरीबी व्याप्त थी। परिणाम स्वरूप भारत की जनसंख्या की दशा और भी बदतर हो गई। तो ये चीज़ याद रखना, भारत की जनसंख्या का बड़ा भाग मूल औसत जैसे घर से भी वंचित था। ये बात तो सही है।
बहुत कम लोगों के पास घर थे मेरे गांव में, जब सोचो मेरा जन्म हुआ था उस टाइम की बात है सोचो। तो ठीक है, तो ये थोड़ा मेरे से सेन की बुक याद रखना, नोबेल पुरस्कार मिला था इसको। व्यवसायिक संरचना। औपनिवेशिक काल में विभिन्न औद्योगिक क्षेत्रों में लगे कार्यशील श्रमिकों के आनुपातिक विभाजन में कोई परिवर्तन नहीं आया। कृषि सबसे बड़ा व्यवसाय था जिसमें 70 से 75% जनसंख्या लगी थी, और आज भी लगभग कम से कम भी 50% जनसंख्या अभी भी लगी हुई है। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्र में क्रमशः 10%, सोचो अब विनिर्माण में हो गया लगभग 30% के समथिंग, इसमें शायद हाँ 20% समथिंग है, इसमें थोड़ा हो जाता है, तथा 15 से 20% जन समुदाय को रोजगार मिल पा रहा था। क्षेत्रीय विषमताओं में वृद्धि एक बड़ी विलक्षणता रही। उस समय की मद्रास प्रेसिडेंसी, जो आज के तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक और केरल प्रांतों के क्षेत्र है, सोचो मद्रास प्रेसिडेंसी में ये आते थे, ये चीज़ याद रखना। मुंबई और बंगाल के कुछ क्षेत्रों में कार्यबल की कृषि क्षेत्र पर निर्भरता में कमी आ रही थी। विनिर्माण तथा सेवा क्षेत्रों का महत्व तदनुरूप बढ़ रहा था, किंतु उस अवधि में पंजाब, राजस्थान, उड़ीसा के क्षेत्रों में कृषि में लगे श्रमिकों के अनुपात में वृद्धि आंकी गई। आधारिक संरचना, इसलिए देखो ना उस टाइम जैसे मुंबई में, बंगाल में यहाँ उद्योग लगने लग गए थे, इसी कारण सोचो आज भी वो औद्योगिक आगे है, और ये क्षेत्र आज भी कृषि के लिए ही जाने जाते हैं। तो ये भी सोचो कैसे हिस्ट्री कितना इंपॉर्टेंट होती है किसी क्षेत्र के डेवलपमेंट के लिए। औपनिवेशिक शासन के अंतर्गत देश में रेलों, पत्तनों, जल परिवहन, डाक तारा आदि का विकास हुआ। इसका ध्येय जन सामान्य को अधिक सुविधा प्रदान करना नहीं था, ये कार्य तो औपनिवेशिक हित साधन के ध्येय से किए गए थे। अंग्रेजी शासन से पहले बनी सड़कें आधुनिक यातायात साधनों के उपयुक्त नहीं थी। जो सड़कें उन्होंने बनाई उनका ध्येय भी देश के भीतर उनकी सेनाओं के आवागमन की सुविधा तथा देश के भीतर भागों से कच्चे माल को निकटतम रेल स्टेशन या पतन तक पहुँचाने में सहायता करना मात्र था। मेंस का क्वेश्चन पूछा गया, ये पॉइंट लिखो, डायरेक्ट नंबर मिलेंगे। इस प्रकार माल को इंग्लैंड या अन्य लाभकारी बाजारों तक पहुँचाना आसान हो जाता था। ग्रामीण क्षेत्रों तक माल पहुंचाने में सक्षम सभी मौसम में उपयोग होने वाली सड़क मार्गों का अभाव निरंतर बना ही रहा। वर्षा काल में तो यह अभाव और भी भीषण हो जाता था। स्वाभाविक ही था कि प्राकृतिक आपदाओं और अकाल आदि की स्थिति में ग्रामीण क्षेत्रों में बसे देशवासियों का जीवन कठिनाइयों का कारण दुर्भर हो जाता था। अंग्रेजों ने 1850 में भारत में रेलों का आरंभ किया, यही उनके सबसे महत्वपूर्ण योगदान माना जाता है। रेलों ने भारत की अर्थव्यवस्था की संरचना को 2 महत्वपूर्ण तरीकों से परिभाषित किया। इसका भी यूपीएससी क्वेश्चन पूछा मेंस में। एक तो इससे लोगों को भू क्षेत्रीय में सांस्कृतिक व्यवधानों को कम कर आसानी से लंबी यात्राएं करने का अवसर प्राप्त हुए, तो दूसरी ओर भारतीय कृषि के व्यवसायीकरण को बढ़ावा मिला। ये चीज़ भी याद रखना। किंतु इस व्यवसायीकरण का भारतीय ग्रामीण अर्थव्यवस्था के आत्मनिर्भरता के स्वरूप पर विपरीत प्रभाव पड़ा। सोचो ये रहा मुंबई से थाना जोड़ने वाला पहला रेल पुल 1854 में। भारत के निर्यात में निसंदेह विस्तार हुआ, परंतु इसके लाभ भारतवासियों को मुश्किल से ही प्राप्त हुए। इस प्रकार जन सामान्य को मिले सांस्कृतिक लाभ व्यापक होते हुए भी देश की आर्थिक हानि की भरपाई नहीं कर पाए। सड़कों तथा रेलों के विकास के साथ साथ औपनिवेशिक व्यवस्था ने आंतरिक व्यापार तथा समुद्री जलमार्गों के विकास पर भी ध्यान दिया, किंतु ये उपाय बहुत संतोषजनक नहीं थे। उस समय के आंतरिक जलमार्ग अलाभकारी सिद्ध हुए। उड़ीसा की तटवर्ती नहर इसका विशेष उदाहरण है। यद्यपि इस नहर का निर्माण सरकारी कोष से किया गया था, तथापि यह रेलमार्ग से स्पर्धा नहीं कर पाए। नहर के समांतर रेलमार्ग विकसित होने के बाद अंततः उस जलमार्ग को छोड़ दिया गया। भारत में विकसित की गई महंगी तार व्यवस्था का मुख्य ध्येय तो कानूनी व्यवस्था को बनाए रखना था। ये सब चीज़ें याद रखना। दूसरी ओर डाक सेवाएं अवश्य जन सामान्य को सुविधा प्रदान कर रही थी, किंतु वे बहुत ही अपर्याप्त थे। आधारिक संरचनाओं की वर्तमान अवस्था के बारे में आपको अध्याय 8 में विस्तृत जानकारी दी गई है। देखो टाटा एयरलाइंस, जब देखो ये यूपीएससी ने पूछा था 2018 का क्वेश्चन, और वो मैंने बताया भी था आपको। टाटा सन्स के विभाग के रूप में इस कंपनी की स्थापना 1932 में भारत में उड्डयन क्षेत्र की नींव रखी गई। बाद में इसको 1954 या 55 में जो है भारत इंडियन गवर्नमेंट इसको ऑक्यूपाई कर लेती है। निष्कर्ष, राष्ट्रीयकरण कर लेते हैं। हाँ, स्वतंत्रता प्राप्ति तक 200 वर्षों के विदेशी शासन का प्रभाव भारतीय अर्थव्यवस्था के प्रत्येक आयाम पर अपने पेट बना चुका था। कृषि क्षेत्र पहले से अत्यधिक श्रम अधिशेष के भार से लादा था। इसकी उत्पादकता स्तर भी बहुत कम था। औद्योगिक क्षेत्र भी आधुनिकीकरण, वैविध्य, क्षमता संवर्धन और सार्वजनिक निवेश में वृद्धि की मांग कर रहा था। विदेशी व्यापार तो केवल इंग्लैंड की औद्योगिक क्रांति को पोषित कर रहा था। प्रसिद्ध रेलवे नेटवर्क सहित सभी आधारिक संरचनाओं में उन्नयन, प्रसार तथा जनोन्मुखी विकास की आवश्यकता थी। व्यापक गरीबी और बेरोजगारी भी सार्वजनिक आर्थिक नीतियों को जन कल्याणोन्मुखी बनाने का आग्रह कर रही थी। संक्षेप में देश में सामाजिक और आर्थिक चुनौतियाँ बहुत अधिक थी। ये जो अपन पढ़े हैं उसका शॉर्ट रूप दिया, कोई मतलब नहीं। ठीक है, तो ये पहला चैप्टर हो गया। तो थोड़ा ये हिस्ट्री के लिए इंपॉर्टेंट है, मेरा मानना है मेंस के लिए। कुछ चीज़ें अपन पीटी का भी देखे उसमें। ठीक है, अब ये भी थोड़ा ऐसा रहेगा, पीटी प्लस दोनों मेंस के लिए। ये थोड़ा पूरा एनसीईआरटी ऐसा है, कुछ पार्ट पीटी के लिए इंपॉर्टेंट रहेगा, ज़्यादातर मेंस के लिए ही इंपॉर्टेंट है। चलो ठीक है, फिर अब मैथ पढ़ते हैं।